नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन के साथ जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। राष्ट्रकूट वंश के किस राजा ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? चलिए पहले प्रश्न का सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को एक बार लाइक कर दो। देखो पहला प्रश्न जो कह रहा है, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के किस राजा ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? अब एक बात तो ये क्लियर है कि जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो राष्ट्रकूट वंश के राजा के द्वारा कराया गया। एक बात तो यहाँ प्रश्न से ही क्लियर हो जा रही है, ठीक है, कि राष्ट्रकूट वंश के राजा के द्वारा ही कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया है। अब आपको बताना है कि वो राजा कौन है। कृष्ण प्रथम है, कृष्ण द्वितीय है, दंती दुर्ग है या फिर अमोघ वर्ष है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया है। ये राष्ट्रकूट वंश के हैं। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे? दंती दुर्ग हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो संस्थापक जो हैं राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक हैं ये कौन है? तो ये दंती दुर्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कर्जन वायली की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो कर्जन वायली की बात हो रही है। इनकी अगर हम लोग देखो हत्या की बात करते हैं तो कर्जन वायली की हत्या होती है 1909 में। ठीक है, क्या होगी? तो 1909 में कर्जन वायली की हत्या होगी। और कौन इनकी हत्या करेगा? तो मदन लाल ढींगरा करेंगे, रास बिहारी बोस करेंगे, खुदीराम बोस करेंगे या फिर प्रफुल्ल चाकी करेंगे? तो दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। कर्जन वायली की हत्या 1909 में किसके द्वारा की गई है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन लाल ढींगरा के द्वारा। ठीक है, तो मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं खुदीराम बोस के विषय में याद रखिएगा कि ये सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र में जो फांसी दी जाएगी, सबसे कम उम्र में जो फांसी दी जाएगी, ठीक है, वो कौन होंगे? तो वो ध्यान रखना, खुदीराम बोस हैं, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी हैं। ठीक है भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसके द्वारा पढ़ा गया था? ठीक है, तो 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आता है। और जो भारत की जनता है, भारत की जनता के लिए महारानी विक्टोरिया एक घोषणा पत्र जारी करती हैं। और इस घोषणा पत्र को किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या फिर माउंट बेटन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है ये पढ़ा गया है किसके? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया है, जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में पढ़ा गया है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया है। और कहाँ पर पढ़ा गया है अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ पर? तो इलाहाबाद में इस घोषणा पत्र को पढ़ा गया है। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा गया है 1858 में। किसके द्वारा पढ़ा गया है? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया है, जो कि उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। संचित निधि से राज्यों को मिलने वाले हिस्से किसकी सिफारिश पर राज्यों को दिए जाते हैं? तो बताइएगा, संचित निधि से जो पैसे का आवंटन किया जाता है कि किस राज्य को कितना पैसा देना है, क्या करना है, तो ये किसकी सिफारिश पर किया जाता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग या फिर अंतरराज्य परिषद? चलिए जल्दी से चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वित्त आयोग। वित्त आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो वित्त आयोग का प्रावधान कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की नियुक्ति। वित्त आयोग का अगर आपसे कार्यकाल पूछ लें तो कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है वित्त आयोग का। अगर पूछ ले वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, तो केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्त है, जो पैसे हैं,
है ना, उनका बंटवारा करना ये वित्त आयोग का काम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वित्त आयोग। और एक बात ध्यान रखना, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ठीक है, क्या है, तो संवैधानिक निकाय है। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई है, ठीक है, तो कौन सी समिति है जिसकी सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होगी। नाबार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो नाबार्ड की स्थापना हुई है 1982 में, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई है। किस समिति की सिफारिश पर हुई है, सिंघवी समिति, नरसिम्हन समिति, शिवरामन समिति या फिर केसी नियोगी समिति। पांचवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है। चलो जल्दी से सभी लोग आंसर करना। चलिए, तो किस समिति की सिफारिश पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिवरामन समिति, ठीक है, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई है। शिवरामन समिति कब आई थी, तो 1979 में आई थी, ठीक है, कब आई थी, तो 1979 में शिवरामन समिति आई थी। और इसी समिति की सिफारिश पर क्या होगा, तो नाबार्ड की स्थापना होगी। कब होगी नाबार्ड की स्थापना, 1982 में होगी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका है मुंबई में, ठीक है, कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न का आंसर करना, जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ है। चलो जल्दी से बताना, जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना, ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता है कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इस योजना को शुरू किया गया। और ये योजना किससे संबंधित है, तो रोजगार से संबंधित है, रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। और कब शुरू किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1989 में, ठीक है, 1989 में क्या किया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना को क्या किया गया है, रोजगार योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। तो जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, जल्दी से सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई है। चलो सातवें प्रश्न का आंसर करना, भारतीय खाद्य निगम स्थापना कब की गई है, 1955, 1965, 1975 या फिर 1985। भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, बताना। चलिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम स्थापना कब की गई है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 1965 में, 1965 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे, आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मेट्टूर बांध किस राज्य में है, ठीक है, मेट्टूर बांध। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये मेट्टूर बांध है ये किस नदी पर है। तो देखो ये है कावेरी नदी पर, ठीक है, कहाँ पर है, तो कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। और जो कावेरी नदी है इसको हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है, कावेरी नदी को क्या करते हैं, तो दक्षिण गंगा कहते हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो जी है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा कहते हैं। कावेरी नदी पर ध्यान रखना मेट्टूर बांध है, और ये किस राज्य में है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। आठवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में मेट्टूर बांध है, कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नवे प्रश्न का आंसर करना, भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। चलो जल्दी से बताना, तो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब है जैव विविधता से, ठीक है, किससे है, तो जैव विविधता से है बायोडाइवर्सिटी का मतलब, ठीक है। तो बताना भारत में अगर पूछ लें तो कितने, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। जल्दी से सारे लोग बताना क्या करेक्ट आंसर होगा। जैव विविधता दिवस देखो मनाते हैं कब, तो 22 मई को मनाते हैं, ठीक है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछ ले जैव विविधता अधिनियम कब आया, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम कब आया, तो जैव विविधता अधिनियम आया है 2002 में। और भारत में कुल कितने, तो भारत में कुल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न का आंसर करना, भारत ने हॉकी में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में फाइनल में किसको हराकर जीता है। तो भारत की बात करेंगे तो भारत ने हॉकी में महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में 2023 में किसको फाइनल में हराया है, पाकिस्तान, जापान, मलेशिया या फिर दक्षिण कोरिया।
10वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर करते चलना है। सेशन को क्या करते चलना है? सेशन को एक बार लाइक और शेयर करते चलना है। ठीक है, तो बताना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जापान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जापान हो जाएगा। 11वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। G20 फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई, टोक्यो, नई दिल्ली या फिर बीजिंग। G20 फिल्म महोत्सव आयोजन ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है भाई बात। चलो अच्छा, जरा कमेंट करके मुझे बताना कि जो ये G20 है अभी ये G21 हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? तो जो ये G20 था तो ये G20 अभी वर्तमान में G21 हो गया है। तो जरा बताइएगा कि ये G20 में ये 21वां सदस्य देश कौन बना है? ठीक है, G20 में ये 21वां सदस्य देश कौन बना है जो कि ये G21 हो गया है? तो ये जरा कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। 12वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अब देखो पहली महिला की बात कर रहा है, पहली महिला है तो क्या हो जाएंगी? महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो पीवी सिंधु, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल। 12वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पीटी उषा। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? तो उड़न परी के नाम से जाना जाता है। किसको? पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है भाई बात। और अगर हम लोग बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की, तो देखो ये ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। ठीक है, ओलंपिक खेलों में, ठीक है, ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है जिन्होंने क्या किया है? ओलंपिक खेलों में पदक जीता है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो इनको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित हुए हैं? अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज ये याद रखना कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 है ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। एक बात तो आप यही याद रखना, ठीक है, कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो है ये कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। लेकिन अब बताना आपको ये है कि दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पर हुआ है? जोहान्सबर्ग में हुआ है, डरबन में हुआ है, प्रिटोरिया में हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 13वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का आंसर करना। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं? जीरोफाइट, मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट। देखो मीजोफाइट जो कि क्या होंगे? अगर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोफाइट की, तो हाइड्रोफाइट जो कि जल में उगने वाले पौधे हैं। ठीक है, जो जल में उगने वाले पौधे हैं वो आपके हो जाते हैं हाइड्रोफाइट। ठीक है, जमीन में उगने वाले जो पौधे हैं वो आपके हो जाते हैं मीजोफाइट। और मरुस्थलीय क्षेत्र में जो उगने वाले पौधे हैं ये आपके हो जाते हैं कौन से? तो ये हो जाते हैं आपके जीरोफाइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे जीरोफाइट कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे तो ये किस अर्थशास्त्री ने दिया था? एडम स्मिथ ने, अमर्त्य सेन ने, मार्शल ने, महबूब उल हक ने। अमर्त्य सेन की अच्छा देखो यहाँ पर अगर हम लोग एडम स्मिथ की बात करते हैं तो इन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स का, ठीक है, फादर कहते हैं। इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं किसको? एडम स्मिथ को। ठीक है, अमर्त्य सेन की बात करेंगे तो ये पहले भारतीय शास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल प्राइज जीता है। ठीक है, अमर्त्य सेन पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 1998 में क्या किया है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज जीता है। ठीक है, यहाँ पर मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे महबूब उल हक, और ये कहाँ के हैं? तो ये पाकिस्तान के। तो यहाँ पर पाकिस्तान के संदर्भ में कुछ अच्छी चीज़ है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो महबूब उल हक जो है ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मानव विकास सूचकांक को दिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वें प्रश्न की बात करेंगे। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ठीक है, तो इथोपिया में देखो कुपोषण बहुत ज़्यादा, इथोपिया में बहुत ज़्यादा कुपोषण है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य से इथोपिया की तुलना की जाती है अत्यधिक कुपोषण के कारण? तो बिहार को कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं, झारखंड को कहते हैं, या फिर उड़ीसा को कहते हैं। किस भारतीय राज्य को
ठीक है, किस भारतीय राज्य को इथोपिया कहा जाता है? ठीक है, भारत का इथोपिया कहा जाता है, इथोपिया से तुलना की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अभी देखो, मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि G20 में कौन सा एक देश शामिल हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वो एक देश जो शामिल हुआ है वो कौन है? तो वो है अफ्रीकी संघ। ठीक है, क्या है? अफ्रीकी यूनियन जो है इसमें शामिल हुआ है। और अब ये G20 जो है ये बन गया है G21। ठीक है भाई चलो यहाँ पर एक प्रश्न फिर से मुझे जरा कमेंट करके आप लोग बताना कि अभी मध्य प्रदेश की हम लोग बात कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री कौन बने? ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ेंगे 17वें प्रश्न की तरफ। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड ने कहां से ग्रहण किया? देखो, हम लोग नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहां पर है? तो भाग 4 में है। ठीक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के कहाँ तक है? तो 36 से लेकर के 51 तक है। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि भारत ने नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किया? तो भारत ने आयरलैंड से लिया है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया है। ठीक है, भारत ने तो आयरलैंड से लिया है नीति निर्देशक तत्वों को। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल। 17वें प्रश्न का जल्दी से सभी लोग आंसर करो, फटाफट आंसर करते चलो भाई। और सेशन को क्या करते चलो, सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो, है ना। सेशन को एक बार आप लोग लाइक शेयर कर दिया करो भाई, है ना। तो जल्दी से आप लोग लाइक शेयर कर देते हो तो फिर मेरे भी चेहरे पे क्या हो जाती है, बड़ी वाली एकदम स्माइल आ जाती है ना। अब क्या कमाल का काम कर दिया आप लोगों ने। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इस जो है आयरलैंड ने इसे स्पेन से ग्रहण किया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वें प्रश्न की बात करेंगे, माउंट बेटन योजना कब आई थी? अब देखो, ये महत्वपूर्ण प्रश्न क्यों हो जाएगा? क्योंकि माउंट बेटन योजना के आधार पर ही क्या किया गया था? माउंट बेटन योजना के आधार पर ही क्या कर दिया गया था भाई? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया था। इधर क्या हो गया? इधर अपना इंडिया हो गया और इधर क्या हो गया? पिद्दू सा पाकिस्तान हो गया, है ना। तो ये जो भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया है, ये माउंट बेटन योजना के आधार पर ही किया गया था। और ये माउंट बेटन योजना कब आई थी? तो 3 जून 1947 को। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे 19वें प्रश्न की तरफ। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बताइएगा, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने ही क्या किया है? इन्होंने ही अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने ही क्या किया है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। तो ये बात भी ध्यान रखना। 20वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया जाने वाला पहला बंदरगाह कौन है? ठीक है, भारत आजाद होता है और भारत की आजादी के बाद पहला जो बंदरगाह है जिसको विकसित किया जाएगा वो बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप या फिर कांडला। चलो 20वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो, फटाफट आंसर करते चलो, सेशन को लाइक शेयर करते चलो। ठीक है, चलो जल्दी से बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कांडला बंदरगाह। ठीक है, और अभी कांडला बंदरगाह जो है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। और ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है। नाम बदल करके कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। स्वतंत्रता के बाद विकसित होने वाला पहला बंदरगाह। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 21वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। अरुमौली किस सम्राट का नाम था? अरुमौली बताइएगा, कौन सा राजा है जिसका नाम अरुमौली है? तो राज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है, राजाधिराज प्रथम है या फिर परांतक प्रथम है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे ए, राज प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, कौन सा? तो राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। और इसी राजेश्वर मंदिर को ही किस नाम से जानते हैं? तो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, राजेश्वर मंदिर को ही किस नाम से जानते हैं? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण किसने कराया है? राज प्रथम ने कराया है। और राज प्रथम का ही नाम मिलता है अरुमौली वर्मन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
22वें प्रश्न का आंसर करना, सिंध विजय का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? सिंध विजय, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंध की बात करेंगे तो सिंध पर जो पहला सफल आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था भाई? तो ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 1712 में सिंध पर पहला सफल आक्रमण। और ध्यान रखना, ये जजिया लगवाने वाला भी पहला राजा है, पहला सुल्तान है जो क्या करेगा? जो जजिया कर लगवाता है और सिंध पर पहला सफल आक्रमण करेगा। और सिंध विजय की जो जानकारी है मिलती है कहाँ से? तो चचनामा से मिलती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंध विजय का उल्लेख चचनामा से मिलता है। सिंध विजय किसने किया था? तो 712 ईस्वी में किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये सिंध विजय करने के बाद क्या करेगा? जजिया कर लगवाएगा। जजिया कर लगवाने वाला पहला राजा है। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? एलिफेंटा, अजंता, एलोरा, अमरावती। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 23वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करोगे, फटाफट आंसर करोगे। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, एलोरा की गुफा में, ठीक है। कहां पर? तो एलोरा की गुफा में। चलो आगे बढ़ेंगे 24वें प्रश्न की तरफ। पहली कपास मिल कहां पर शुरू हुई है? 24वें प्रश्न का आंसर कर दो भाई फटाफट, ठीक है। तो जल्दी से सारे लोग बता दो भाई क्या हो जाएगा, जल्दी से सारे लोग बता दो क्या हो जाएगा। तो पहली कपास मिल मुंबई में लगाई गई है। कब लगाई गई है? 1854 में। वर्ष भी याद रखना, पहली है तो महत्वपूर्ण हो जाएगी। पहली कपास मिल मुंबई 1854। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसने कहा था ब्रिटेन और भारत के आर्थिक क्षेत्र जो है वो प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ठीक है। जो आर्थिक हित होते हैं या फिर आर्थिक जो क्षेत्र है या फिर आर्थिक हित कह सकते हो, ठीक है। तो ये किस हर क्षेत्र में टकराते हैं, ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू, आरसी दत्ता, दादा भाई नौरोजी या फिर कार्ल मार्क्स। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे आरसी दत्ता, तो आरसी दत्ता की एक पुस्तक है, वो कौन सी है? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का आर्थिक इतिहास, तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये आरसी दत्ता की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी के विषय में तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल घटना को किसने उल्लिखित किया? काल कोठरी की घटना जो है ये 1756 में घटती है। कहाँ पर घटेगी? तो कोलकाता में घटती है ब्लैक होल की घटना। और इस घटना का उल्लेख किसने किया ये आपको बताना है। रॉबर्ट क्लाइव, हॉलवेल, विलेजली, कार्नवालिस। तो 26वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉलवेल। हॉलवेल ने ब्लैक होल कालकोठरी की घटना का उल्लेख किया है 1756 में कलकत्ता में। इसका कहना था कि जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इन्होंने एक कालकोठरी में 134 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जिसमें दम घुटने की वजह से बहुत सारे अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी। तो ये थी कालकोठरी या ब्लैक होल की घटना, ऑप्शन बी, हॉलवेल। आगे बढ़ेंगे 27वें प्रश्न की तरफ। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर किसे बैठाया गया? तो देखो 4 युद्ध होते हैं, ठीक है। 4 युद्ध होंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला होगा 1767 से लेकर के 69 तक। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा ये होगा 1780 से लेकर के 84 तक। तीसरा जो होगा वो होगा कब भाई? तो वो होगा 1790 से लेकर के 92 तक। और जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा ये होगा 1799 में, ठीक है। तो 1799 वाले युद्ध में ही टीपू सुल्तान क्या हो जाएंगे? लड़ते हुए मारे जाएंगे। और इनके मरने के बाद मैसूर की गद्दी पर बैठाया गया था कृष्णराज को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मैसूर के 4 युद्ध हैं, चारों युद्धों की डेट आप याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 28वें प्रश्न का आंसर करना। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ है? अब कर्नाटक की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से हुए हैं? पहला हुआ है 1746 से लेकर 48 तक। दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा हुआ है 1749 से लेकर के 54 तक। और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा जो है ये हुआ है 1756 से लेकर के 63 तक, ठीक है। अब दूसरे युद्ध की बात हो रही है तो दूसरा युद्ध है 1749 से 54। तो ये किस संधि से समाप्त हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी की संधि से, ठीक है। पांडिचेरी की जो संधि है ये 1754 में होती है और इसी संधि के द्वारा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त होता है। आगे बढ़ेंगे 29वें प्रश्न की तरफ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर महिपाल। तो देखो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? तो ये भागलपुर, ठीक है। कहाँ पर? तो भागलपुर बिहार में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय।
और इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी, किसने, तो धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार के भागलपुर जिला में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, स्थापना की है धर्मपाल ने। आखिरी प्रश्न की बात करते हैं, पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो पॉकेट वीटो शक्ति, जब कोई राष्ट्रपति किसी विधेयक को ना तो स्वीकार करे ना स्वीकार करे, अपने पास सुरक्षित रख ले, तो उसे कहते हैं राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति। और इस शक्ति का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक है, राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने किया था। किस संदर्भ में किया था, तो डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किया था। ठीक है, कहां पर, तो डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किया था। कब किया था, तो ध्यान रखना 1986 में किया था। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार क्या किया है, पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया है 1986 में। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आज का इंपॉर्टेंट सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें। जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।